तो क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि फोकल लेंथ बताओ। कौन फोकल लेंथ बताना है, नेट फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ गिवन है 13 सेंटीमीटर 30, और एक कांटेक्ट रखे, बिल्कुल गैप नहीं है उनके बीच में। अगर गैप होता तो फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता, ठीक है ना। और अगर यहाँ गैप नहीं है और कॉनकेव लेंस की भी फोकल लेंथ गिवन है, तो साइन के साथ आपको 1/f इज इक्वल 1/f1 प्लस 1/f। अगर यहाँ डिफरेंस आता तो क्या हो जाता, 1/f इज इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2 हो जाएगा। ये आता कहाँ से, ये पावर से निकल कर आता है। क्वेश्चन नंबर 9.11 ये कह रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो दो लेंस होगी, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और एक हमारा आई पीस लेंस होगा। दोनों की फोकल लेंथ गिवन है, ठीक है। सेपरेट कर रहे हैं, कितनी दूरी पर है, मतलब एल की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम ऑब्जेक्ट शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज। अब देखो वो फाइनल इमेज दे रखा है, फाइनल इमेज से आपको बी ई निकाल, बी ई गिवन है तो फॉर्मूला दोनों को अलग अलग लगा देना है। 1/f ई इज इक्वल 1/बी ई माइनस 1/यू ई। यहाँ से आपको फाइनल इमेज गिवन पता है तो यहाँ से आप यू ई निकाल सकते हो। और जैसे यू ई निकल आए और फिर आप बी यू, हम जानते हैं एल इक्वल क्या होता है, बी बी ओ प्लस यू ई। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यू ई मुझे पता है तो यहाँ से आप बी ओ निकाल सकते हो, और बी ओ पता लग गया तो 1/एफ ओ इज इक्वल 1/बी ओ माइनस 1/यू ओ। तो यहाँ से आपको यू ओ पता लग गया, बी ओ पता लग गया, यहाँ से आप यू ओ निकाल सकते हो। और यू ओ मतलब आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस करना है। अगर आपको फाइनल इमेज डी पर बनानी हो, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना हो, जब आपको फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनानी हो, तो ठीक है। दोनों के केस में आपको मैग्नीफाइंग पावर पता होना चाहिए। तो जो मैग्नीफाइंग पावर होता है कंपाउंड का क्या होता है, मैग्नीफाइंग ऑफ ऑब्जेक्टिव का इंटू मैग्नीफाइंग ऑफ आई लेंस का। ध्यान रखना है मैग्नीफाइंग आई लेंस का अगर बी इन्फिनिटी पर बन रही है तो मतलब डी अपॉन एफ ही हो जाएगा, एफ ही। और अगर बी हमारा डी पर बन रही है मतलब मैक्सिमम हो रहा है तो क्या मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस का कितना हो जाएगा, 1 + d/f ई। ये होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है अब पर्सन विद अ नॉर्मल डी की वैल्यू गिवन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज कर रहा है, फोकल लेंथ भी गिवन है ऑब्जेक्टिव की और आई पीस की भी गिवन है। तो एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, मतलब यू ओ भी गिवन है, और यहाँ व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द लेंस, सेपरेशन उसकी बतानी है, ठीक है ना। यहाँ से आपको यू पता है, यू पता और एफ ओ पता है, एफ ओ पता है, यू ओ पता है, तो यहाँ से आप बी यू निकाल सकते हो। और जैसे बी यू निकाल ली, अब बी यू निकल आई, अब मुझे क्या निकालना है, यू ई। अब यू ई कैसे निकलेगा, मुझे पता है फाइनल इमेज कंपाउंड के लिए हमेशा जो फाइनल इमेज नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए लेंगे तो वो क्या होगा 25 सेंटीमीटर फाइनल इमेज, ठीक है। और टेलीस्कोप के लिए इन्फानाइट लेंगे, ठीक है। तो हमें ऐसा आई लेंस को सेटअप करना होता है, ठीक है। आई लेंस बड़ा लेंस होगा तो यहाँ से आप व्यू तो दोनों का सेपरेशन मिल जाएगा। और मैग्नीफाइंग पावर की बात करें, सब कुछ पता है, मैग्नीफाइंग पावर भी निकाल सकते हो, ठीक है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, स्मॉल टेलीस्कोप है तो टेलीस्कोप की बात आ गई, तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव लेंस भी गिवन है आपको, ऑब्जेक्टिव लेंस भी गिवन है और ऑब्जेक्टिव लेंस भी गिवन है की फोकल लेंथ, और आईपीएस की भी गिवन है फोकल लेंथ। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको उसकी सेपरेशन मिल जाएगा। इसकी मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो टेलीस्कोप के लिए जो फाइनल इमेज बना करती थी तो इसकी जो आती है एफ ओ अपॉन यू ई आती है, जो मैग्नीफाइंग पावर होती है टेलीस्कोप की एफ ओ अपॉन यू ई। और जो यहाँ क्या हो जाएगा, यू ई किसके इक्वल हो जाएगा 1/एफ ई के, क्योंकि जो फाइनल इमेज बनेगी हम उसको इन्फानाइट मानेंगे। नॉर्मल के लिए हमेशा ही टेलीस्कोप इन्फानाइट बनती है इमेज जाके, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई। यही हमारा नॉर्मल की अगर बात करें तो ये होता हमारा एक मिनिमम का केस, मिनिमम का केस होता है, ठीक है। तो एफ ओपन एफ ई। और वही बात करें मैक्सिमम की तो वही हो जाएगा, वहाँ जो यू ई की वैल्यू हो जाएगी ना वो 1/एफ ई प्लस 1/डी डी हो जाएगा, डी
जो फाइनल इमेज बनेगी वो डीपर बनेगी मैक्सिमम के लिए, ठीक है। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 13 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, टेलीस्कोप का यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस आपको गिवन है, क्योंकि फोकल लेंथ आईपीएस की भी फोकल लेंथ गिवन है, यहाँ से मैग्नीफाइंग निकाल सकते हो एफ ओपन एफ ई करके फोफी, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। रेज आ रही है जब मून बहुत बड़ा होता है तो मून के अलग अलग पार्ट से रेज आती हैं ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स पे छोटी छोटी वो अपनी अपनी इमेज बनाते हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक मून इस तरीके से बन जाता है और उस मून का हमें डायमीटर पता करना है। तो उसको कैसे पता करोगे, उसके लिए हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो भी मून का रियल डायमीटर होता है, दिस इज मून, ऐसे लेंस के थ्रू हो गया और यहाँ पर उसकी एक इमेज बनती है, ये थीटा है, वही एंगल यहाँ पर थीटा होगा। ये कौन सी इमेज की बात हो रही है, जो हमारे पहले इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है। तो ये एंगल सेम होता है, कोई भी लाइन यहाँ से जा रही होगी लाइट रे, जो भी इसके पोल से पास होगी वो तो ऐसे कैसे ही जाएगी और यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगी। और ये क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था हमारा मून, तो ये जो इमेज बनती है ना, ये वाली इमेज फोकल लेंथ पे बन रही होगी, इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है। ये हमारा मून का डायमीटर d है और ये वाली लेंथ है हमारी f। तो हम लिख सकते हैं d/2 इज इक्वल टू f tan θ/2, जहां पर ये पूरा का पूरा एंगल है थीटा। और ये थीटा की वैल्यू इतनी छोटी होती है कि हम tan θ इज इक्वल टू sin θ इज इक्वल टू थीटा वाला अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं d/2 इज इक्वल टू f अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू θ/2। यहाँ से 2 से 2 कट गया और हमारे पास d की वैल्यू आ जाती है d इज इक्वल टू f थीटा। बस अब हमें थीटा की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि f यानी कि इस लेंथ का फोकल लेंथ तो हमें पता ही है, ठीक है। तो हमारे पास जो थीटा है, थीटा की वैल्यू हम पता कर लेते हैं एंगल सबटेंड। तो एंगल की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, आर्क लेंथ, यानी कि ये वाली जो लेंथ है और उसको हम इसके डायमीटर, मून के डायमीटर के बराबर ही मान सकते हैं। मून का डायमीटर क्या है 3.48 इंटू 10⁶। ये वाला जो रेडियस है इसकी वैल्यू कितनी रखोगे तो 0.0092 यूनिट्स क्या होंगी, इस वो आती है रेडियन में, ठीक है। तो ये आ जाएगा रेडियन में। और ये जो अप्रोक्सीमेशन करते हैं ये भी हम तब करते हैं जब थीटा की वैल्यू होती है 74, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 13.74 cm हमारे पास लेगी वो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो मिरर इक्वेशन को यूज करते हुए कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है, उनके जो 6 पार्ट होते हैं ना, कैसे इमेज कहाँ पर रखेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, कहाँ पर इमेज बनेगी, चारों पार्ट हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 के, उसी पर बेस्ड है। दैट्स इट। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देख रहे थे बीच में कुछ है नहीं तो 50 सेंटीमीटर पे ही वो दिखाई देगी, लेकिन अब हमने यहाँ पर एक स्लैब लाके रख दी। स्लैब को कहाँ लाके रखेंगे वो भी अभी हमसे पूछा है पार्ट 2 में कि उससे क्या कोई फर्क पड़ता है क्या, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि जब भी दो पैरेलल इस तरीके से सरफेस होती है तो जो लाइट रे इस तरीके से आती है उसके कारण हमारी जो शिफ्ट आ जाता है, अपेरेंट शिफ्ट आता है, वो शिफ्ट का हमारे पास सीधे सीधे फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। शिफ्ट इज इक्वल टू आता है, वो शिफ्ट का हमारे पास सीधे सीधे फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। वैल्यूज रखते हैं t, यानी कि इस स्लैब की थिकनेस क्या है, वो है 15 सेंटीमीटर इन 1 - 1/n की वैल्यू में अब 5 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देगी। तो क्या यही हमारा आंसर है? जी नहीं, नहीं यही हमारा आंसर है। पिन हमें 5 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। सवाल पार्ट है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द स्लैब। तो अब इस स्लैब को आप यहाँ पे रखो या एकदम यहाँ पे रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि स्लैब को ऊपर की तरफ मत ले। और एक पिन पड़ी हुई है, क्वेश्चन नंबर 17 दूंगा तो वो सीधी की सीधी जाती चली जाएगी। अगर मैं थोड़ी सी टेढ़ी लाइट करता हूँ तो यहाँ से वो जाएगी, थोड़ा बेंड हो जाएगी, फिर इधर आएगी। और अगर ये वाला एंगल इसके थीटा क्रिटिकल से ज्यादा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, आगे चली जाएगी। लेकिन हर एक एंगल के लिए ऐसा नहीं होगा। कुछ एंगल करते करते मान लो एक ऐसा एंगल आ गया जहां पर मैंने इस तरीके से फिर लाइट आ रही है, और ये जो अब एंगल है, ये वाला देखो, ये वाला एंगल अगर वो थीटा सी से कम है तो फिर ये लाइट इस तरीके से बाहर निकल जाएगी, है ना। फिर हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो हमें वही पता करना है इस आई की रेंज क्या है, ये 0 से लेकर कहाँ तक जा सकता है, इसी को हम पता कर लेते हैं। तो उसको पता करने के लिए पहले तो हमें इस इंटरफेस का, यहीं पे हो रहा है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पर थीटा सी क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या है, वो पता करना है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे थीटा सी। उसके लिए हम लिख देंगे n1 ni sin i
यानी कि इंसिडेंट एंगल थीटा सी, है ना, फॉर्मूला बना रहा हूं क्या मैं, कह रहे हैं इज इक्वल टू NO बाहर वाला इनटू साइन ऑफ 90 डिग्री। तो उस पॉइंट यहाँ से हमारे पास थीटा सी की वैल्यू जाती है, थीटा सी इज इक्वल टू साइन 99 डिग्री। यानी कि हमारे जो थीटा है आई डैश शुड बी मोर देन 59 डिग्री, तभी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो हम लिख देंगे फॉर TIR आई डैश, ये वाला आई डैश शुड बी मोर देन थीटा सी। अब इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में लिख दे सकता हूँ आई डैश इज इक्वल टू 90 माइनस आर, हो जाएगा 90 माइनस आर शुड बी मोर देन थीटा सी। यहां से हमारे पास वैल्यू हो जाती है आर शुड बी लेस देन 90 माइनस 59, जिसकी वैल्यू होती है 31। हमारे पास कंडीशन आ गई आर शुड बी लेस देन 31 डिग्री। आर क्या है, ये वाला एंगल। अब हम इस सरफेस पे यहाँ पर भी एक रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे। यहाँ पर 1 इंटू साइन आई 31 डिग्री, क्योंकि ये वाला हमारे पास 31 डिग्री होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास आ जाती है वैल्यू साइन आई इज इक्वल टू 0.8। तो यहाँ से आप साइन आई की वैल्यू निकाल सकते हो। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप। अभी तक क्वेश्चन फर्स्ट जैसा ही करना है। इसमें क्या करना है, जो हमारा आउटर कवरिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.44, उसकी जगह पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1, और मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल देना है, उसकी पूरी रेंज बता देना है। ठीक, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 18 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कह रहा है कि प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही प्रोड्यूस करते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कंडीशन लगा सकते हो कि हमारी जो इमेज बने वो रियल बन जाए। तो मुझे रिफ्लेक्टेड रेज को ही कन्वर्ज करवाना, उन्हीं को मीट अप करवाना है। और यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये जो वर्चुअल इमेज है ना, वर्चुअल जो इंसिडेंट रे है वो इंसिडेंट कर रही है, तो मुझे ऐसा सेलेक्ट करना है ताकि इमेज जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो मीटअप कर जाए उसी डायरेक्शन में, तो आपको रियल इमेज मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, जो वर्चुअल इमेज बनती है उसको जो आई है वो रियल एज अ काम करता है, वो कैसे। तो मुझे ऐसा सेटअप करना है, प्लेन मिरर ऐसा लगा देना है, रियल इमेज इधर रख देनी है, तो रियल इमेज प्लेन मिरर की इधर इमेज बनेगी वर्चुअल। वर्चुअल इमेज आई को क्या देगी, लगेगी ये रियल इमेज है। ठीक है, ऐसा सेटअप बना देना है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, वर्चुअल इमेज एक्ट एज अ रियल इमेज फॉर ऑब्जेक्ट आई लेंस। ठीक है, तो और इंसिडेंट कैसा लगे, डाइवर्ज, क्योंकि देखो यहाँ से मीटअप होकर के आई लेंस में देखो डाइवर्जिंग ऐसा दिख रहा है, तो ये डाइवर्जिंग का भी काम करेगा, तो ऐसा फिनोमेना हम सेट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, जो ड्राइवर है पानी के अंदर है, फिशरमैन ऊपर खड़ा हुआ है किनारे। ठीक है, तो फिशरमैन टॉलर दिखेगा क्योंकि अपरेंट डेप्थ ज़्यादा हो जाएगी उसकी, जो रिफ्लेक्टेड जो रे उसको लगेगी कि फिशरमैन लंबा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी भी ये कह रहा है, अगर आप नॉर्मल पर देखते हो तो आपको अगर वो जो नीचे है वो अपरेंट डेप्थ कितनी है, अगर साइड से देखो जाके तो अपरेंट डेप्थ कितनी है, तो यार अपरेंट जो डेप्थ है वो घटेगी ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ई की बात करेंगे, डायमंड। डायमंड शाइनी क्या होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे TIR होते हैं, जब बहुत सारे TIR होती हैं इसलिए डायमंड शाइनी दिखता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, इसलिए इसको यूज करते हैं यूजिंग एज अ डायमंड कटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि आपको एक इमेज को सिलेक्ट करवाना है, इलेक्ट्रिकल बल्ब को फिक्स करना है एक रूम पर। देखो हमने एक वॉल पर बल्ब फिक्स कर दिया है और आपको इमेज बतानी है, तो यार ये इमेज कहाँ पर कम से कम डाइवर्ज होगा, जब वो सेंटर पे होगा। ठीक है, तो सेंटर पे होगा तभी आपको क्लियर इमेज मिल पाएगी। तो यहाँ से आपको सेट करना है ऐसे दोनों के इक्वल बराबर हो। ठीक है, तो आपको ये पूरी जो दोनों बाल की जो डिस्टेंस है ना वो 3 मीटर दे रखी है, तो एक को यू मान लो तो दूसरी जो इमेज डिस्टेंस हो जाएगी वो 3 माइनस यू हो जाएगा। तो यहाँ से आपको लेंस फॉर्मूला यूज करके आपको फोकल लेंथ की जो फोकल लेंथ है वो निकाल लेनी है। ठीक है, यहाँ से फोकल लेंथ आपको मिल जाएगी ये। तो ये फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो फोकल लेंथ भैया रियल होगी, और जब फोकल लेंथ रियल होगी तो यहाँ से आपको ऐसे मिल जाएगा, दैट्स इट। ठीक है,
अब यहाँ देखो, अगर हमने एस को ऐसे सेटअप कर दिया तो ये 2f दोनों की 2f हो जाएगी, तो ये दोनों 4f हो जाएगी, 4f 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप f इक्वल 3/2 निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है, माइनस वाई, देखो यू माइनस वाई, वी की वैल्यू हो जाएगी प्लस डी माइनस वाई, और हमें एफ यहाँ पर उसकी लेंथ की पता करनी है। ओके, लेंस फॉर्मूला हम लगा देंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, प्लस जिस वक्त y ये बड़ा वाला होगा, दूसरी वैल्यू कब होगी, जिस वक्त y ये छोटा वाला होगा, यानी फिर ये वाला वैल्यू। हमें पूछा है कि ये दोनों का जो डिफरेंस है, ये हो गया y2, ये हो गया मान लो y1, हमसे y2 माइनस y1 उसकी वैल्यू हमें पता है। हम जानते हैं कि y1 हो जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। y2 की वैल्यू हो जाती है माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमें पता है y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x, हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू जाती है, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास वो वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a इज इक्वल टू x। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से ये सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो वो x के बराबर है डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d इज इक्वल टू f, और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड का डेरिवेशन है।